नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसपे कोई भी अभी वीडियो तक नहीं बना रहा। शायद या तो डर है, या लैक ऑफ नॉलेज है, या कुछ तजर्बे की कमी है। कनाडा ने रूल्स बदल दिए। अब नए रूल्स के हिसाब से, जो कि जर्नल हो चुका है, कुछ एसडीएस नॉन एसडीएस नहीं है, कुछ जीआईसी जरूरी नहीं है पे करनी, कॉलेजेस को पूरी फीस देने की जरूरत नहीं है, आइल्स 6 ओवरऑल 5.5 जरूरी नहीं रहा, पीटी 60 जरूरी नहीं रहा। तो अब इसके बीच में जो अब फाइल बनेगी वो कौन से पैरामीटर के अंदर होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ होनी चाहिए कि वो अपना वीजा हासिल कर सकते। तो यहाँ पर कुछ चीजों को आपको ध्यान से नोट करना है। कनाडा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये एसडीएस नॉन एसडीएस सिस्टम उन्होंने ब्रेक किया, तो एक इंपॉर्टेंट चीज बोली उन्होंने कि आपके पास जेन्युइन फंड्स और जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। उसे दिखाकर आप वीजा ले सकते हैं बिना जीआईसी के और बिना पूरी फीस दिए। बट जो आप फंड्स दिखाएंगे वो, अगर आप पूरे साल की फीस दे चुके हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी को, तो वो कम से कम आपकी जीआईसी की जो अमाउंट होती थी $20,600, उसके इक्वलेंट या अबव अमाउंट होगी, क्योंकि इतनी लिविंग कॉस्ट डिफाइन हो चुकी है कनाडा की। अगर मॉन्ट्रियल में कर रहे हो तो $15,000 है, तो उससे ज्यादा होनी चाहिए। डिपेंड है आप फाइल कहाँ पे लगा रहे हो। अब अगर आप पूरी फीस भी नहीं दे रहे हो, तो जितनी फीस कम दे रहे हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एक साल की, वो फीस भी उस अमाउंट में ऐड कर लें, तो उतने आपको फंड्स दिखाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टोरंटो जा रहे हैं, $20,600 दिखाने आपको। इंडियन करेंसी में अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 15 लाख के आसपास आपको दिखाना चाहिए, अगर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को पूरे साल की फीस दे दी है। लेकिन अगर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को एक सेमेस्टर की फीस दी है, मान लो कॉलेज की फीस थी $10,000, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो आपने $5,000 दे दिया, तो $10,000, बाकी जो $5,000 है वो भी आपको 15 लाख में ऐड करने होंगे, और उसके हिसाब से आपको फंड और 3-3.5 लाख बढ़ जाएंगे, 18 से 19 लाख हो जाएंगे। तो एक साल की लिविंग कॉस्ट और एक साल की फीस के इक्वलेंट फंड्स ही आपको शो करके चलने। अब ये फंड कैसे शो होंगे? उन्होंने कहा है कि ये फंड्स आपके अकाउंट में, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में हो सकते हैं, मतलब इसके अलावा कोई और स्पॉन्सर नहीं बन सकता। दूसरी चीज, उन्होंने आपसे 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगी है। तो अगर आपके फंड्स ऑलरेडी 4 मंथ से पुराने हैं, तो मतलब वो जेन्युइन ही है, तभी तो वो बैंक में ऑलरेडी पड़े हैं। बट अगर वो फंड्स 4 महीने से ज्यादा पुराने नहीं है, देन वो फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। वो आप प्रॉपर्टी सेल करके ला रहे हो, वो आप किस तरह से भी ला रहे हो, उसके भी एविडेंस आपको साथ में सबमिट करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका जो है कि आप बैंक से लोन ले सकते हो, और आप अपना बैंक का लोन लेटर साथ में लगा सकते हो, और उसके साथ भी आप अपना वीजा सिक्योर कर सकते हो। नॉन एसडीएस एसडीएस ये जो हुआ था, मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में था। जब ये एसडीएस नॉन एसडीएस चल भी रहा था, एट द सेम टाइम हमने भी एप्लीकेशंस बहुत सी ली हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस और भी इंडिया के पार्ट्स में हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चा साउथ इंडिया में है, अगर आप देखोगे मुंबई का, बेंगलोर का, कर्नाटका का या और स्टेट्स का, वहाँ पर वो बच्चे ज़्यादातर जाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में। लाइक दे गो टू गल्फ यूनिवर्सिटी, डलहौजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओंटारियो, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। अब इनमें से ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कभी भी पूरे साल की फीस नहीं लेती। इनका रूल ही होता है कि आप पहले वीज़ा सिक्योर करो और उसके बाद फीस ट्रांसफ़र करो। तो वो सारे बच्चे इसी तरीके से अपने वीज़ास पहले से लेते आ रहे हैं और वीज़ास मिलते आ रहे हैं। कनाडा ने एसडीएस नॉन एसडीएस को ब्रेक करके जो उन्होंने एक चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इसमें, वो यही है कि आपके फंड्स जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि उन्होंने देखा है कि एसडीएस की इंक्वायरीज मीट करके बहुत सारे बच्चे वीज़ा लेते थे, बट वो कहीं ना कहीं पैसे का जुगाड़ करते थे, और बाद में जब वहाँ पहुँच जाते थे उनके पास पैसे की शॉर्टेज होती थी, वो कहीं ना कहीं से उधार लेकर आए होते थे, तो वो पैसा कमाने में ज़्यादा लग जाते थे रेदर देन अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने में, या वो जीआईसी विड्रॉ करके सारी की सारी वापस सेंड करते थे। तो अब उस चीज़ को कनाडा
असेसमेंट के जरिए लेगा, उसे जो प्रोफाइल के हिसाब से, बैंक स्टेटमेंट्स के हिसाब से एक जेन्युइन इनकम आपकी उसको आती हुई दिखेगी, उसमें आपके इनकम सोर्स क्या है उसको वो स्टडी करेगा। तो आपके ये सारे जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, अब इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। आपका वीज़ा अब इस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप फैमिली इनकम दिखाने की बात करें तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपकी जो फैमिली इनकम है, पेरेंट्स की, मदर और फादर की, वो मिल के आपकी 1 साल की कॉलेज फीस से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर कंफर्टेबल महसूस करे कि आप अपनी एजुकेशन को बड़े आराम से सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स, जैसे मैंने कहा कि आप बैंक लोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी आप अपने वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। और प्लस आप अपने जो सेविंग्स हैं, अगर आपकी 4 महीने से पुरानी सेविंग्स हैं, उन्हें यूज़ करके भी आप अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं, बिना जीआईसी दिए, बिना कॉलेज यूनिवर्सिटी की पूरे साल की फीस दिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आप अपनी फाइल्स के ऊपर सही से काम करेंगे। ब्रॉडवे आपको रेगुलर गाइड करता रहेगा, और एक मेरा स्पेशल सेशन मैं पर्सनली ले रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर। सो आप कभी भी मेरे साथ वीडियो कॉल के ज़रिए सुबह 11:30 बजे से लेके 2 बजे तक जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आप टीम से ले सकते हैं। प्रोफाइल्स को लेके जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, कॉलेज सिलेक्शन को लेके, कोर्स सिलेक्शन को लेके, वो आप ब्रांच में विजिट करके टीम के साथ प्रोफाइल्स सबमिट कर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन से मेरे साथ दूर कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे टीम को कॉल करें और अपनी एप्लीकेशंस को आने वाले इनटेक्स के लिए डिले ना